नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ ज़किया गज़ल हाजिर हैं। सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि हम मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को आपसे मुतारिफ़ कराते हैं जो अपनी अपनी फ़ील्ड में एक अहम मकाम रखते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं मोहतरम सैयद उसैद सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। उसैद सैयद साहब पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन अपना उनका तारुफ ये भी बन गया है कि वो नेचुरोपैथी की तरफ माइल हो गए हैं। कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। जब वो कनाडा शिफ्ट हुए 1994 में, तब भी वो अपने पेशे से मुंसलिक रहे और आज भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो खिदमत खल्क के तौर पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और ख़ुद हमारे लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद हैं, हमने आज डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया है। हम उनसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जी उसैद साहब, हम आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जी, बिल्कुल एक ऐसी फील्ड है जिसका सेहत से, डॉक्टरी से या किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर आप इस मैदान में कैसे आए? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मैं अब सारे लोगों से शेयर कर सकूँ। बिल्कुल, अपनी कम्युनिटी से ख़ास करके शेयर कर सकूँ, बिल्कुल आपसे शेयर कर सकूँ। बिल्कुल। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खिदमत खल्क का जज्बा आप में देख कर ही तो मैंने आपको मदऊ किया, और इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें आपने जो बताई, तो मैं ये समझती थी कि आपको लोगों तक जाना चाहिए और आपकी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें पनप रही हैं जो, जिसे कहना चाहिए ना, वो इनर किलर्स हैं, मतलब जो आपको अंदर से मार रही हैं और लोग उससे वाकिफ़ भी नहीं हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आप इसमें कैसे आए और इससे आप कम्युनिटी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? पहले तो ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें मैं एक मुआज़ाती तौर पे आया। अच्छा। वो इसलिए कि जो 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 जिन बीमारियों की हम बात अभी करेंगे, जो मसाइल हम सेहत के लिहाज से हमारे कम्युनिटी को हैं, उन्हीं में से कुछ बीमारियां मुझ पर हमलावर हुई। और समझिए कि 1997 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा वो राइट हिप जॉइंट, दाहिने वाला हिप जॉइंट जो है वो फेल हो गया। ओह। और आप समझिए कि आज ये 2017 है और 1997, तो उस वक्त मैं 20 साल छोटा था अपनी उम्र से। सही। और उस वक्त मैं डिसेबल्ड हो जाना, ऑलमोस्ट कि मैं चल नहीं पा रहा था, मेरी चीख निकल रही थी। तो बहरहाल इमरजेंसी में मुझे दाखिल किया गया और फिर सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका हिप जॉइंट फेल हो गया है। उसमें जो दोनों जॉइंट, जब बॉल जॉइंट है, दरमियान में जो कार्टिलेज है, जो कुशन है, वो डैमेज हो गया, वो रहा नहीं, वो बहुत ही थिन हो गया है, समझिए। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने फिर मुझे दवाई दी, पेन किलर्स दिए, बहुत ही हेवी किस्म के पेन किलर्स थे। मुझे आज भी याद है कि 200 मिलीग्राम का था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, नाम लेना नहीं चाहता हूँ दवाइयों का। तो उन पेन किलर्स से मेरा पेट छलनी हो गया और मैं शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। वो था कि आप खाने के साथ लें तो भी, खाने के बगैर लें तो भी, हर सूरत में मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, मैंने कहा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि इतना साइड इफ़ेक्ट है और मैं किस तरह खींचूँगा इसको। तो उसने कहा कि देखें, ऐसा है कि यही सोल्यूशन है इस वक्त, और तकरीबन अभी से 3 साल बाद आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और तो मैंने कहा सर्जरी तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। हाँ, तो सर्जरी करनी होगी और आपको मैकेनिकल हिप जॉइंट लगा देंगे। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने मज़ीद तफसील भी मालूम की। तो वो मैकेनिकल लोहे का बॉल जॉइंट वो लगा देते हैं, वो ऊपर नीचे हड्डी काट के उसमें फिट कर देंगे। तो मैंने उस पर फिर मालूमात किया, तो मैंने देखा कि उसका जो सक्सेस रेट था वो बहुत ही कम था। किसी जगह 10% सक्सेस रेट है, 90% फेलियर, तकलीफ बहुत, किसी जगह 30% आ रहा था। लेकिन मैंने देखा कि रफली 30-40% से ज़्यादा सक्सेस रेट था ही नहीं। और जो उसको लेकर चल रहे थे वैसे जॉइंट्स को, उनको शदीद तकलीफ में रहते थे, दर्द भी और इन्फ्लेमेशन और दूसरे मसाइल डेवलप होते थे। अभी ये सिलसिला जारी ही था कि, और मैं पेन किलर ले रहा था कि मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, तकलीफ में था मैं।
इतने में मुझे मेरे राइट नी में तकलीफ शुरू हुई। ओह, उसी की रिलेटेड? उसी दौरान में, उसी कैफियत में, राइट नी में। कि जब मैं पेन किलर छोड़ दूँ दरमियान में तो फिर वो प्रॉब्लम तो वापस आने लगे हिप का, लेकिन फिर नी का भी प्रॉब्लम आने लगा। तो मैं फिर उसके लिए डॉक्टर के पास गया। हमारा फैमिली डॉक्टर बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है वो, और काफ़ी सीनियर है। तो उसने कहा कि तुम्हारा ये जो हिप जॉइंट जिस वजह से फेल हुआ था, तुम्हारा राइट नी भी उसी वजह से फेल हो रहा है। तुम्हारा राइट, बेसिकली उसने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। स्कैरी बात थी, बिल्कुल डरावनी। आप समझे कि 20 साल अपनी उम्र से छोटा, मेरे बच्चे उस वक्त छोटे छोटे, मैं 94 में यहाँ आया था, मेरे बच्चे उस वक्त ग्रेड, जाहिर है आप अपने स्ट्रगल में अपनी सेहत देखते या बच्चों का 4, 5, 6 ग्रेड में वो बच्चे, और वो मेरी वाइफ तो परेशान हो गई, रोने लगी। उन्होंने कहा कि मतलब कि इस उम्र में आप क्या होगा, इसलिए कि बच्चे इतने छोटे हैं, मैं जॉब भी नहीं कर सकूँगा। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। फिर मैं बस जाहिर है कि इंसान बेबसी में मैं अब, और वो उसने कहा मुझे कि नी भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर तुम मुझे ही रिप्लेस कर दोगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट। तो फिर आपने क्या शुरू किया? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं बहरहाल परेशान तो रहा, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा कि अल्लाह, और ये फिर मुआवजा था कि मेरी मुलाकात एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर से हुई, और उसको जब मैं सारा बताया तो उसने मुझे कहा कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, इसके बजाय कि मैं तुमको कोई सप्लीमेंट डायरेक्ट लिख दूं कि तुम ये जाओ और ये खाना शुरू कर दो, ये पूरा लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। ये ऐसी बीमारियां, ये पैकेज हैं, ये सिर्फ एक अमल से नहीं होती हैं, ये पूरी लाइफ स्टाइल जिसमें कि ग़िज़ा जो तुम लेते रहे हो उसमें तब्दीली लानी होगी। तुम्हारे लाइफ स्टाइल, तुम्हारा सोने का टाइम, कितनी नींद लेते हो, तुम्हारे जिस्म में टॉक्सिन्स किस तरह की आ रही हैं, ये सारा कुछ है। तो इसीलिए मैं देखती हूँ तुम्हारे अंदर क्यूरोसिटी बहुत है। तो मैं तुम्हें एक सेमिनार है टोरंटो में, और वहाँ से अमेरिका के बहुत मशहूर डॉक्टर जेसी स्टॉफ आ रहे हैं। वो सब नेचुरोपैथी के थे? हाँ, वो वहाँ के मशहूर इम्यूनो वायरोलॉजिस्ट थे, इम्यून सिस्टम और वायरस के माहिर थे, वायरोलॉजी के माहिर थे। अच्छा। वो आ रहे हैं। लेकिन उनका फील्ड एलोपैथी के बजाय नेचुरोपैथी, उनका फील्ड स्पेशलाइज था, जो कि जिसमें कि एलोपैथी और दूसरे भी मोडालिटी भी महारत थी उनकी। तो वो आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें ले चलूँगी वहाँ, तुम चलो और तुम वहाँ से सीखो। मैं चाहती हूँ कि तुम सीखो कि तुम खुद अपना इलाज कैसे कर सकते हो। मैं तो माशाल्लाह आपको बिल्कुल ठीक ठाक देख रही हूँ इतने अरसे से, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप चल रहे हैं और कोई दवाएं भी नहीं लेते और एज स्मार्ट हैं और बड़े एक्टिव हैं। तो फिर आपने वो स्टडी किया सारा? हाँ, फिर वो ले गई वहाँ पे मुझे। उसके बाद वो सेमिनार अटेंड किया मैंने डॉक्टर जी स्टॉफ से। फिर वो सेमिनार के बाद मैं पर्सनली जाके मिला, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे आपसे मज़ीद हेल्प चाहिए। उसने अपना कार्ड मुझे दिया और कहा कि तुम जब चाहो तो मुझसे कंसल्ट कर लेना, मैं कैलिफोर्निया वापस जा रहा हूँ आज रात को, लेकिन कहीं कुछ पूछना हो। लेकिन उसने उस सेमिनार में जो चीज़ें बताई वही मेरे लिए काफ़ी थी। अच्छा। और उस वक्त मुझे उसमें, हाँ, तो उसमें जो राज समझिए जिसको मैं कहता हूँ वाकई राज को मैंने पकड़ लिया। वो राज मैंने ये पकड़ा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मदाफ़ित निज़ाम, उसने मुझे कहा कि यू आर ए बिलीवर। मैंने कहा यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा कि गॉड हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सिस्टम इनसाइड योर बॉडी। तुम्हारे जिस्म के अंदर वो निज़ाम है, और वो क़ुव्वत मदाफ़ित का निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है। अगर वो निज़ाम 100% पे काम कर रहा है, एफिशिएंसी पे, तो तुम्हें बीमारी कोई होगी नहीं। बीमारियां हमलावर होंगी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकेंगी। थोड़े बहुत अब थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हें पता भी चलेगा नहीं, वो बीमारी चली भी जाएगी। अच्छा। क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको टेक ओवर कर लेगा। लेकिन अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और वो अपने फुल एफिशिएंसी पर काम नहीं कर रहा है, 30-40% पे काम कर रहा है, तो वो बीमारियां फिर टेक ओवर कर लेंगी। तो इम्यून सिस्टम उसने जब बताया कि सारा ये है, तो उसने बताया कि फिर वो कौन से अवामिल हैं जिस पर कि हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो आता है। अच्छा। वो मेरे लिए वही मेरा समझिए कि स्टार्ट था मेरे सारा कुछ समझने और सीखने का। तो उसने बताया तकरीबन 7 चीज़ें उसने बताई थी, और उसने कहा सबसे पहली चीज़ कि ग़िज़ा के ज़रिए जो टॉक्सिन्स तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उनको हैंडल करने में बिजी हो आता है। दूसरा उसने कहा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, यानी तुम्हारे जिस्म में ऑलरेडी जो मादनियात की और वाइटामिन की जो कमी है, उनकी बिना पर भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। तीसरा उसने कहा कि लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, अगर तुम इनफ नींद तुम्हें नहीं मिल रही रोज़ाना, जो कि उसने बताया कि एवरेज देखा गया कि 8 घंटे की नींद चाहिए। उसने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि 5 घंटे 6 घंटे में फ्रेश हो गए,
नहीं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको 2 घंटा और चाहिए कि कम से कम दिन को नैप ले लें, आधे घंटे की नैप ले लें किसी और टाइम पे, ताकि उनके जिस्म को पूरा जो रिपेयर का मैकेनिज्म है और लिवर डिटॉक्स करता है वो सारे उसको उतना इनफ टाइम मिल सके। तो स्लीप भी एक फैक्टर था। नहीं तो आपका प्रॉब्लम तो खासा गंभीर था, मतलब मुश्किल था कि आपको सर्जरी की नौबत आ गई जी। तो वो आपने दवाओं से कंट्रोल, नेचुरोपैथी से कंट्रोल किया या अपनी ग़िज़ा को तब्दील करके? पूरा एक कॉम्बिनेशन समझिए। अच्छा। पूरी पैकेज। और मैं उस पर आ रहा हूँ अभी कि ये जो कुछ मैंने सीखा वो अभी किस फॉर्म में मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो उस वक्त जब उसने ये सारी चीज़ें बता दी, उसने इम्यून सिस्टम, उसने बताया ट्रॉमा, जैसे किसी के लाइफ में ट्रॉमा आता है, खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात पता ही आपको, उससे भी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है। इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है अगर आप टॉक्सिन से एक्सपोज्ड हैं, आपकी जॉब ऐसी जहाँ पर के उस तरह के गैसेस या उस तरह के केमिकल्स हैं, या आपको अनजाने में आपके घर में वो चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं और वो आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करती चले जा रही हैं। तो ये है, इन पर नज़र रखना है, ये सारे को आइडेंटिफाई करना है और ये तब्दीलियाँ लानी है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऑलरेडी फिजिकल कंडीशन हो गई हो, जैसे कि तुम्हारी सूरत हाल है, तो उसमें वो 30% जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं उन पर टारगेट, उनको तुम पर फोकस करना होगा और वो न्यूट्रिशन वो टारगेटेड न्यूट्रिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। तो यहाँ पर ग़िज़ा के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए और सप्लीमेंट के ज़रिए, नेचुरल सप्लीमेंट के ज़रिए। अच्छा। क्योंकि ग़िज़ा के ज़रिए तो वही चीज़ें आएंगी, लेकिन वो बहुत ही कम मकदार में आएंगी और उनके लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं 15 साल तक वेट करता कि ग़िज़ा के ज़रिए। तो वहाँ पर नेचुरोपैथी आ जाती है, जहाँ पर कि आपके नेचुरल साइंस की मदद से जो सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, जो नेचुरल दवाइयाँ जिनको हम सप्लीमेंट कहते हैं, वो मेडिसिन नहीं कहते हैं, ड्रग नहीं कहते हैं, क्योंकि वो फूड से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, ग़िज़ा के ज़रिए, प्लांट सोर्स से हैं वो, और वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। तो उनमें ऐसे, तो वो आपने इस्तेमाल किया? वो मैंने टारगेटेड न्यूट्रिएंट लिया। टारगेटेड न्यूट्रिएंट ये कि जो उन्होंने, तो कितने अरसे में सही हुआ आपका ये? वो मैंने तकरीबन समझिए कि 1 साल तक फुल डोज लिया, जिसको लोडिंग फेज कहते हैं, यानी जहाँ पे आप लोड करते हैं, सारे जो लेने हैं उनको पूरी मकदार में लेनी पड़ती है, और उनका डोजेज भी एक टाइम के साथ, प्लस उसके साथ साथ मैंने ग़िज़ाओं में तब्दीली फौरी शुरू कर दिया। मैंने जो ग़िज़ा में तब्दीली मुझे करनी चाहिए थी वो मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा क्या मैंने एक्सप्लेन किया। तो फिर जैसे पानी, अब सिर्फ एक एलिमेंट जो उसने मुझे एक्सप्लेन किया था, जो मैंने सीखा कि पानी का कितना बड़ा अमल दखल है इंसान की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, सेहत पे, यानी जिस्मानी मदाफ़ियती निज़ाम के लिए पानी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि 70% हमारे जिस्म पानी है, 70%। और हमारे सेल में हमारे जिस्म के जो सारे जो खुलियात हैं, सेल्स हैं, उनकी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा सबसे बड़ा स्टोर जो पानी का है, जो मुझे पता भी नहीं था, वो हमारे जॉइंट्स में है। अच्छा। तो अब जॉइंट्स के अंदर एक लुब्रिकेंट है जो लेसदार मादा होता है। जब कभी आप बकरा आप देखेंगे ज़बान तो उसमें आप देखेंगे जॉइंट में एक लेसदार मादा होता है, क्लियर सा, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसे। वो उसे काफ़ी पानी चाहिए, उस मकदार, उस लेसदार मादा को बनाए रखने के लिए, जो लुब्रिकेंट का काम करता है, जो बॉल जॉइंट के अंदर वो आपका हड्डी मूव कर रही है, तो वो उसके लिए पानी चाहिए। तो हमारा सबसे लार्जेस्ट जो स्टोरेज है हमारे जॉइंट्स में पानी का। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मैंने अपनी एक गलती उस वक्त पकड़ ली कि मैं पानी बहुत कम पीता था। तो जब हम पानी कम पीते हैं तो रात को जब हम सोते हैं तो हार्ट हमारे जिस्म में कुछ ऑर्गन ऐसे, जिसको अल्लाह ने ओवरराइड कैपेसिटी दी है कि वो दूसरे ऑर्गन को शट डाउन कर देंगे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ताकि इंसान ज़िंदा रहे। नाज़रीन, सैयद साहब हमारे साथ हैं और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। हम अभी आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सैयद साहब मौजूद हैं और हम उनसे नेचुरोपैथी पे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी सैयद साहब। जी, मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यूजुअली नेचुरोपैथी से लोग ये माने निकाल लेते हैं कि सप्लीमेंट या वाइटामिन मिनरल्स उनकी शीशी ले आए और वो खाना शुरू कर दिया। तो वो आमतौर पर ये ख्याल आता है कि चलो दवाई उसका बदल है, ये नेमुल बदल है और इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये जो कुछ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने तौर पर, अपनी ज़ात, अपने लिए, अपने भी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और यही मैं कम्युनिटी ऑलरेडी कर रहा हूँ, यही मैं चाहता हूँ लार्ज स्केल पर लोगों से शेयर करूँ मैं। देखिए, आजकल जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है,
दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, तो क्या इन बीमारियों का बचाव नेचुरोपैथी में मुमकिन है? जी बिल्कुल, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया और इवन आज जो इतनी खतरनाक बीमारी जो इस वक्त तेज़ी से बढ़ रही है, कैंसर, इन सब से बचाव भी मुमकिन है। ना सिर्फ बचाव मुमकिन है बल्कि कुछ स्टेजेस तक अगर वो बहुत ज़्यादा आखिरी स्टेज में नहीं पहुंचे हुए हों, खुदा न खास्ता, और ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो वहाँ से वापसी भी मुमकिन है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी यंग जनरेशन का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक लगता है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से असरअंदाज हो जाते हैं। बच्चे कभी कभी थके हुए होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से या जॉब से आते हैं, कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, फ़ौरन कोई पेन किलर ले लिया, बैक पेन हो रहा है, ड्राइव करने से कहीं शोल्डर पेन हो गया फ़ौरन। तो क्या इस किस्म की आम चीज़ें ये नेचुरोपैथी में किसी दवा से कंट्रोल होती हैं, या इन चीज़ों को ग़िज़ा से कंट्रोल किया जा सकता है और नेचुरोपैथी पे अमल करके कंट्रोल किया जा सकता है? पहली चीज़ तो ये कि अगर वो लाइफ स्टाइल हम अपना लें, मैं अगेन उस पर आना चाह रहा हूँ, सब होगा ही नहीं। तो उससे तो पहली बात है कि होगा ही नहीं, क्यों हमारे इम्यून सिस्टम जब मजबूत होगा, जब टॉप पे काम कर रहा है वो पूरी एफिशिएंसी पे, तो ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे जिस्म मुस्तकिल रिपेयर करता रहता है अपने आप को। कहीं पर गए, हम थक गए, जिस तो मसल में कोई स्ट्रेन हुआ या दर्द, घर आए, तो इम्यून सिस्टम उसको रिपेयर उसको टेक केयर कर लेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो दवाइयाँ जो हम ले लेते हैं, उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं जो हम देख नहीं रहे होते हैं, उससे हमें मजीद डैमेज हो रहा होता है। नेचुरोपैथी में कहें आप, या इंटीग्रेटिव अप्रोच जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, कि मैं इस पर आना चाह रहा हूँ कि वो ज़रूरी है ताकि वो मिसकंसेप्शन लोगों का ख़त्म हो के सी वाइटामिन। वैसे अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती भी है जहाँ पर कि कोई मुस्तकिल दर्द की कैफियत है, तो नेचुरोपैथी में ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिसको हम टारगेटेड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अच्छा। टारगेटेड न्यूट्रिएंट्स, बाज़ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो जेंडर टारगेटेड, एज टारगेटेड हैं, यानी कि मेल फीमेल उनके लिए अलग अलग है और एज के लिहाज से अलग है, 40 के ऊपर 50 के ऊपर अलग है। तो वो हम, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट तो असल चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो उसके इफेक्ट्स हैं साइड में, वो अच्छे साइड इफेक्ट्स हैं, अच्छे इफेक्ट्स हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि जैसे मुझे अमराज जड़ पकड़ लेते हैं, डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई, नहीं जा रही है, कोई दिल का मरीज़ हो गया तो वो सर्जरी तक पहुंच जाता है, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है या और डिफरेंट चीज़ें जो मुझे कैंसर है तो जड़ पकड़ लेती हैं। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर आप एक ऐसा क्या राज है इसमें नेचुरोपैथी में कि आप इस पर काबू पाया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा कि हम न सिर्फ इससे बच सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, बल्कि बच भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब मैं इस पे आऊँगा कि ये जो लफ्ज़ नेचुरोपैथी है, कि इससे जो गलत माने लोग निकाल लेते हैं, ये जो पैकेज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ लोगों से, वो इसको इंटीग्रेटिव हीलिंग कहते हैं। अच्छा। इंटीग्रेटिव हीलिंग का मतलब हो गया कि मुख्तलिफ मोडालिटीज़, जो मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज के तरीक़ाकार और हिफ़्ज़ान सेहत प्रिवेंशन के जो तरीक़ाकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आना। बिल्कुल। और उन सब का बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स कहते हैं, वो उसको अपना लेना। बिल्कुल। तो अब उसमें जो पैकेज है उसको इस तरह से मैंने डिवाइड किया है कि समझिए कि आप ग़ज़ा जो है वो 40% उसका इम्पैक्ट है। कोई भी आर्ज़ा अगर हुआ है तो हमें ग़ज़ा में तब्दीली जो लानी है, हमें तकरीबन 40% वो अमल है, वो हिस्सा है। तो हमारे पास ऐसी यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और हमें पता नहीं है? ग़ज़ा जैसे में किचन तक आ गई, आप कह रहे, अभी हमारी गुफ्तगू जो हो रही थी प्रोग्राम से पहले, आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे किचन तक आ गई हैं, हम लोग कॉमन उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे, जैसे कि आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने में या उसको यानी कि समझिए कि निकम्मा बनाने में ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में शामिल हो गई हैं, ग़ज़ा के ज़रिए और एनवायरनमेंट के ज़रिए, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, और हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लिबास या कोई सोफ़ा सेट या गाड़ी में जब बैठते हैं, तो उन सब जगहों से जो टॉक्सिन्स या जो फासिद मादा हमारे जिस्म में दाखिल होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करता है। तो मैं भी, वो तो काफ़ी बड़ी तफसील है, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल भी देना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेज़रा जो हम कभी सोच भी सकते नहीं है कि ये एल्युमिनियम फॉयल, हम एल्युमिनियम फॉयल में इस्तेमाल करते हैं अपने बेकिंग में, जितने भी हमारे बेकिंग की जो ज़रूरियात होती हैं, आमतौर पर एल्युमिनियम फॉयल इस्तेमाल करते हैं हम। बिल्कुल। ये किस कदर ख़तरनाक है और किस कदर ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है, इस पे तो किताबें लिखी गई हैं। यानी जब आप इसको लगा के बेक करते हैं जी,
अच्छा। तो उस हाई टेम्परेचर पे एल्युमिनियम जो है वो तकरीबन समझिए कि 40 मिलीग्राम तक वो कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है या बर्दाश्त कर लेंगे हम। जो फूड में ग़ज़ा में 40 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो गया उस ओवन में 450 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। हम तो हमारी बेकिंग 400 पे होती है, वो एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन सही मानों में जब उन्होंने टेस्ट किया और देखा साइंसदानों ने, तो देखा कि 40 नहीं बल्कि 400 मिलीग्राम वो एब्जॉर्ब हो आता है तकरीबन। तो आप देखिए कि क्योंकि वक्त के साथ इनकी क्वालिटी भी और प्लस इनके जो, तो ये पेपर जो वाइट वाला पेपर है ये, तो इसी के लिए तो अब मैं प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, ये प्रॉब्लम है और सॉल्व कैसे करें और इससे बचना कैसे है, और ये कि क्या नुकसान कर रहा है वो तो उसकी लंबी लिस्ट है। ठीक ये मेमोरी तबाह करने से, अल्जाइमर हो गया आपके, और हड्डी, हमारे हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम कम्पीट करता है कैल्शियम से। जब हमारे जिसम में एल्युमिनियम दाखिल हो रहा है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो अब कैल्शियम ब्लड में घूम रहा है तो वो हमारे आर्टरीज को हार्डन कर रहा है। कैल्शियम को जगह नहीं मिल रही कि वो हड्डियों तक जा सके, क्योंकि उसके जगह ये एल्युमिनियम भाई आ गए और ये उससे कम्पीट करते हैं। तो हम इससे यानी अगर हम इसको यूज़ करना भी चाहें तो फिर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहली चीज़ तो हम कोशिश करें कि हम इसको यूज़ ना ज़िंदगी से निकाल दें बिल्कुल। अच्छा। और उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि ये पार्चमेंट पेपर है, इसको कहते हैं पार्चमेंट। ये वैक्स पेपर नहीं है, पार्चमेंट पेपर है। और मैंने एक इस्तेमाल शुदा लाया, मेरी वाइफ ने कल ही वो बेक किया ओवन में 425 डिग्रीज पे। उसमें उन्होंने पैटीज बनाए थे, समोसे उसमें बेक किए थे। तो ये 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद भी ये अभी भी बेहतरीन हालत में है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। बिल्कुल। ये वही पेपर, पार्चमेंट पेपर, रोल की शक्ल में है ये रोल। आप जो मिलता है, और ये आम मिलता है, आम मिल जाता है और काफ़ी ये कीमत। तो क्या ये वही काम करता है जो एल्युमिनियम फॉइल से लोग लेते हैं? बिल्कुल। पहले तो कीमत के लिहाज से भी काफ़ी सस्ता है ये, और बहुत सेफ है इसके मुकाबले में। जो टॉक्सिन्स ये रिलीज़ कर रहा है, और ये इतनी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि हमने घर में लाके खुद इस्तेमाल किया। मैं जो कुछ भी यहाँ शेयर करूँगा सब लोगों से और आपसे, वो ये कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई किया, खुद पर, अपने बीवी बच्चों पर। तो आप चाहते हैं कि वो बात कम्युनिटी तक वो और उन पे मुझे कामयाबी हुई जब भी मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना तो बिल्कुल सही बात, क्वेश्चंस नहीं बनता है, आजमूदा चीज़ है। एग्जैक्टली। तो ये पेपर से आप बेकिंग में इस्तेमाल करें, कवर करें। आप इसको बिल्कुल एक टोकरी से बनाते हैं, उसके अंदर स्टीम्ड जो वेजिटेबल स्टीम का किए हुए हैं वो रख सकती हैं, इसमें रख करके स्टीम कर सकते हैं। यानी कि अमेजिंग इसकी यानी कि इस्तेमाल है, और ये आसान तरीन है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल प्रीपेड वो मिलते हैं मसाले वो दूसरी, तो वो आप बता रहे हैं कि वो भी सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं बड़ा है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी रोज़मर्रा का मामला है, रोज़मर्रा का मामला, किचन का मामला। क्योंकि आपने किचन की बात की कि किचन में दाखिल हो गया है, तो और एक तो आपने ये बताया, और दूसरी क्या सूरत है। और इसीलिए चूँकि आप माशाल्लाह खातून हैं, मोहतरम खातून, और ख़वातीन के हाथ में किचन आमतौर पर हमारी कम्युनिटी में उन्हीं के हाथ में होता है। तो मैं बहनों से ख़ास करके उनसे मुखातिब हूँ कि खुदारा प्लीज़ आप अपने आप को एजुकेट कीजिए और देखिए कि किचन में ये टॉक्सिन्स कैसे दाखिल हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो एक तो सोर्स मैंने बता दी है, एक तो ये सोर्स, दूसरा ये आपके जो हमारे जो प्रीपेड मसाले होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के मिल रहे हैं उनमें जहाँ पे बल्कि लोग तो लाते हैं और वो डब्बा डाल देते हैं और मांडिया भून लेते हैं। तो ये हम तो उसमें क्या ऐसी चीज़, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी तरह हम ये प्लीज़ डेवलप कर लें कि हम इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, उसमें जो अज्जा जो हैं वो जो लिखा हुआ है उसके पैकेट पर उसको पढ़ना शुरू करें। अच्छा। और पढ़ने के बाद हम उनको पहचानना शुरू करें कि ये अज्जा हैं क्या। ठीक है, जहाँ पर उसमें सौंफ लिखा हुआ, हल्दी है, वहाँ तक तो सही है, नेचुरल नज़र आ रहा। फिर आप एकदम से देखेंगे कि इमल्सिफायर लिखा हुआ है, या आप देखेंगे MSG लिखा हुआ है। MSG। अच्छा। अब MSG एक इंतहाई ख़तरनाक यानी कि एक्साइटोटॉक्सिन है। ये डब्बे पे लिखा हुआ है वो। ये बाज़ मैन्युफैक्चरर्स ये कर रहे हैं कि वो MSG तो लिख देते हैं, और MSG के 13 नाम हैं। 13 नाम है। आप बताएंगे? अब आप MSG के आप यकीन मानिए कि इस कदर दुख होता है मुझे कि इंसानी सेहत से खेलने के लिए ऑटोलाइज्ड ईस्ट, कैल्शियम कैसिनेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, मोनो पोटाशियम ग्लूटामेट, ये सब लिखा हुआ होता है। लिखा कुछ मसालों पे ये लिखा हुआ रहेगा। तो ये भी डेंजरस है। ये सारे 13 नाम सारे MSG के ही वो हैं। दिस इज MSG के नाम है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट ऑलवेज कंटेन MSG। ये गारंटीड है कि ये 13 के 13 इनमें MSG है। ईस्ट न्यूट्रिएंट, टेक्सचर प्रोटीन, ईस्ट फूड, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये सारे MSG हैं। जिन डब्बों पे MSG लिखा हो वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। वो तो ना, उनमें से अगर इनमें से कोई 13 नाम इनमें से भी कुछ लिखा तो उसको तो आप हाथ न लगाएं।
बिल्कुल, क्योंकि एमएसजी और देखिए ना, छोटे बच्चे हैं घर में, उनको बड़ा होना है, उनकी ग्रोथ होनी है, उनके जहनी नशोनुमा होनी आपका है। आपका 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 ख्याल बड़ी सही जगह पे गया। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि कभी आप विजिट करने जाती हैं या कोई आपके यहाँ आता है तो बच्चा बिल्कुल हाइपर हो रहा होता है, वो चैन से बैठता ही नहीं है, कभी कूद के सोफे पर कूद के, टीवी पर कूद के, गोद में, हर जगह और घर में तबाही मचा रहा होता है। उस बच्चे का गरीब का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। उसने वो नूडल खाया जिसमें एमएसजी था, ओह नो, या उसने कोई चिप्स खाई, ये जो पैकेट नूडल्स मिलते हैं, नूडल, हाँ, और जो माएँ जल्दी से पानी बॉईल करके बच्चों को बना के दे देती बिल्कुल। हैं। और ये जो आपके जितने पोटैटो चिप्स हैं उनमें एमएसजी है। अब देखिए एमएसजी मैं थोड़ी तफसील दूंगा कि वो किस तरह काम करता है। हमारे ब्रेन में 2 सेंटर्स हैं, एक्साइटमेंट के सेंटर है, कूलिंग डाउन के सेंटर हैं। तो एमएसजी एक्साइटोटॉक्सिन है, ये जब हमारे खाने के बाद खून के जरिए जब ब्रेन में पहुंचता है तो वो एक्साइटमेंट वाला सेंटर जो अल्लाह मैंने बनाया, उसको ऑन कर देता है, जो अल्लाह मैंने बनाया कि नॉर्मल हालात के लिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम एक्साइटेड होना है, एक्साइटेड हो रहे हैं, और होना चाहिए ताकि हम वो काम, ये कोई खुशी है, कोई ऐसी चीज है, exactly, कोई आपको, वो नॉर्मल है, वो होना चाहिए ताकि आप उस लेकिन हर वक्त तो इंसान एक्साइटेड नहीं रहता। exactly, वो स्विच ऑन करता आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के बच्चे बिल्कुल निचले नहीं बैठते। बिल्कुल, तो वो उनका एक्साइटमेंट सेंटर ऑन है क्योंकि उनको वो गज़ा ऑलरेडी पहुंच गई, वो जहर पहुंच देखिए, गया। हम लोग अपने बच्चों को होममेड चीजें बना के दिया करते थे, पोटैटो मैश कर लिया, एग्जैक्टली, ये चीज़ बॉईल करके दे दी, खिचड़ी बना ली, दलिया बना दिया, साबूदाना बना दिया। लेकिन आजकल वाकई ये देखा गया है कि माएँ अपने बच्चों को फ़ौरन ही पानी बॉईल किया, उसमें नूडल्स डाले, और उसमें एक मसाला भी होता है, है ना, एक मसाला भी होता है, वो मसाला भी डाल देते हैं, उसमें एमएसजी है, वो बच्चों को दे देते हैं। तो फिर वो तो बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है, और इसके आगे चल के लीड करता है, इवेंचुअली ये साबित हो चुका है कि ब्रेन ट्यूमर, आपके अल्जाइमर, पार्किंसन, आप जितनी बीमारियां ले सकते हैं जो कि ब्रेन को तबाह कर देती है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कि यहाँ से सारा अब्जॉर्ब होता है। तो अब सवाल ये सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जब मैंने भी देखा, मैंने घर में रोक दिया अपनी वाइफ को कि नहीं, ये चीज़ें तो इस्तेमाल करनी ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैं लोकल सप्लायर्स के पास गया, मैंने कहा कि जिन ममालिक से आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ एशियन ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो एमएसजी के बगैर ये मसाले बनाती हो? अल्लाह का शुक्र है कि निकला ऐसी कंपनियां, और आज उन्हीं दुकानों में वो मसाले, प्रीपेड मसाले, वो भी रखे हुए हैं, ये बिरयानी, वो बिरयानी, कढ़ाई चिकन, सारे आगे, और उसमें साफ गारंटीड लिखा हुआ कि इसमें एमएसजी शामिल नहीं, इसमें प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं। इसका मतलब है कि अवेयरनेस जरूरी है कि आप पढ़ के लें। यही मसाले आ गए हैं जो विदाउट एमएसजी हैं, लेकिन बस उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। मैं इसी तहरीक में मैं एक लोकल स्टोर में खड़ा था, ग्रोसरी में, और एक खातून वो एक बहुत सारे मसाले लेकर आई काउंटर पे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, उनके हस्बैंड भी थे। तो मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा देखिए प्लीज़ बहन, इसी स्टोर में दूसरा मसाला भी आ गया जिसमें साफ लिखा हुआ कि एमएसजी नहीं है, क्रॉस, उन्होंने गारंटी दी इस चीज़ की, तो वो आप ले लेना, और वो टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छा, मेरी वाइफ ने ट्राई किया, हम घर में वही इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ ये ना लें आप, क्योंकि तो वो मेरे साथ ब्लैंक नज़रों से देख रही थी, उनका समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा देखिए मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ और किसी कंपनी का, मेरा कोई, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपकी भलाई हो, और आप ये 2 बच्चे जो छोटे छोटे आपके हैं, इनके लिए ये सही नहीं है, प्लीज़। मैंने बहुत कहा उन्होंने कहा हम सोचेंगे, फिर चली गई वो, लेकिन वो ही मसाला लेकर चली गई उन्होंने। तो मैं अवेयरनेस नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ उसैर सैयद साहब मौजूद हैं और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर, आजकल की फूड एंड न्यूट्रिशंस पर, नेचुरोपैथी पे। हम आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उसैर सैयद साहब मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उसैर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तरीक़ा इलाज जो है नेचुरोपैथी, ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के अन मुताबिक है, इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो आप ये बताइए कि लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को, दवाओं को जो ले रहे हैं, अरसे से ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें कोई इंसान डायबिटिक की दवा या हार्ट की दवा या कोलेस्ट्रॉल की दवा 2 साल से ले रहा है, तो अगर वो स्विच करना चाहे तो क्या ये चीज़ें कारआमद साबित हो सकती हैं? बिल्कुल, लेकिन मैं वो उस पैकेज को मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। बिल्कुल कि वो पैकेज है क्या, क्योंकि सिर्फ एक हिस्सा नहीं है कि सप्लीमेंट। ये पैकेज इंटीग्रेटिव हीलिंग है। इंटीग्रेटिव हीलिंग, इंटीग्रेट का लफ्ज़ के मानी ये हुए कि आप वो उन वसाइल को एक साथ मिला करके, इंटीग्रेट करके, मिला करके उन वसाइल को ला करके एक मुकाम पे
फिर उनको आप कारगर बनाएं, इस्तेमाल करें। तो उनमें जो सबसे पहला जो सिलसिला है वो है ग़ज़ाओं को समझना कि इन ग़ज़ाओं से मुझे क्या नुकसान हो रहा है। जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पकाने का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको रिप्लेस करें। वो तेल किस किस्म का हम ले रहे हैं, उनमें क्या नुकसानात हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इस वक्त जितना तेल मार्केट में जो है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तेल इंतहाई नुकसानदायक है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड हैं और वो ऑलरेडी वो ऑक्सीडाइज्ड हैं, वो रैंसीड हैं। अच्छा। जबकि वो सुपरमार्केट में वो बोतलों में चमकदार सुनहरे तेल आप देखेंगी, मुख्तलिफ तेल हैं, वेजिटेबल ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सब बहुत सारे आप देखेंगे। लेकिन वो तेल ही हमें क्रॉनिक बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसकी जगह अगर हम क्या यूज़ करें? तो अब वो भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। जो हमारे आबा अजदाद, ये पहले समझिए कि जो हारों के ज़माने का था सिलसिला, आबा अजदाद तो असली घी खाते थे। एग्जैक्टली। तो वो जो साइंसदानों ने जो रेशियो को मालूम किया कि आखिर वो कौन सा रेशियो था इन अच्छे फैट्स का, ये अच्छे तेल का, जिसकी बिना पर वो इतने तंदुरुस्त थे और 90 साल 95 100 से ऊपर गए। बिल्कुल। और वो आखिर वक्त तक वो फ़ाल रहे, फंक्शनल रहे, अपने हाथों से काम करते रहे। यही हमारा गोल है नाज़रीन, यही मेरी कोशिश है और मेरा पैगाम है कि आखिर वक्त तक हम फंक्शनल रहें, और हमारे बच्चे भी सेहतमंद किसी पर हम एक गिलास पानी के लिए मोहताज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि आखिर वक्त हम अपने हाथों से अपना सारा काम करते रहें, जैसे जापान में उसके लिए अपने आप का अपनी ग़िज़ाई चीज़ों को दुरुस्त करना। तो ग़िज़ा में तो ये तकरीबन 40-50% समझिए ये पैकेज है, एटलीस्ट बिगिनिंग में, शुरू में। 25 से 30% न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, यानी जो मादनियात की और जो विटामिन की जो कमी है, उसके लिए सप्लीमेंट, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट, अच्छी तरह रिसर्च करके देख करके कि कौन सा किसका बनाया हुआ, कि उसमें भी 2 नंबर काम अनफॉर्चुनेटली शुरू हो चुका है। और कई जनरल स्टोर्स के, जो सुपरमार्केट स्टोर्स के जो ब्रांड्स हैं, वो सही नहीं है। और वो यानी आप कह रहे हैं कि नेचुरोपैथी की दवा भी लें तो ऐसी जगहों से लें जो ख़ास कर उसी मकसद के लिए बनाई गई हों और जहाँ आपको मशवरा देने वाले लोग मौजूद हों। बिल्कुल। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम भी मैं कर रहा हूँ कि लोगों को मैं मशवरा देता हूँ, बताता हूँ। अब बिल्कुल यानी कि वॉलंटरी, मेरा कोई इंटरेस्ट कहीं पर नहीं है। एक ही इंटरेस्ट है कि लोगों की सेहत अच्छी हो जाए, बिल्कुल, और वो बीमार ना हो, और वो आखिर जब तक अल्लाह ने उनको हयात दिया, ज़िंदगी दी है, वो अपने हाथों से अपना काम करता है। मेरी यही ख्वाहिश है। बिल्कुल। तो वो तो 25-30% वो हो गया। फिर आ गया लाइफ स्टाइल समझिए 10-15% उसका इम्पैक्ट है। लाइफ स्टाइल में क्या हो गया कि अब लाइफ स्टाइल आती फ़ौरन जहन में आता है कि मैं कहूँगा जिम जाइए और हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, नहीं, वो उतना, क्योंकि फिर वो हो नहीं पाता है। लाइफ स्टाइल पूरा एक मजमुआ है जिसमें कि एक्टिव होना ठीक है, अच्छी बात है, और वो कुछ नहीं, मैं सिर्फ हफ्ते में 3 दिन भी, अगर आप 3 दिन हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज़ कदमी से चल सके, अगर घुटनों में तकलीफ है तो और भी एक्सरसाइज इस तरह के हैं जो बैठ के किए जा सकते हैं। स्टेशनरी बाइक पे कर सकते हैं, आपके सीढ़ी चढ़ना उतरना अगर कर सकते हैं, वो हो गया। स्टेशनरी बाइक हो गया, 3 दिन आप करें, मतलब सिर्फ 3 दिन 12 से 15 मिनट, और टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। हाँ, वो 12 से 15 मिनट का भी एक निज़ाम है, एक तरीक़ाकार है जो अभी हाल ही में ईजाद हुआ पिछले 5-6 सालों में, जिसको इंटरमिटेंट एक्सरसाइज कहते हैं या प्रोग्रेसिवली एक्सेलरेटिंग कार्डियो पल्मोनरी एक्सर्शन कहते हैं, PAC कहते हैं, पेस कहते हैं। ये डॉक्टर एक हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं फ्लोरिडा में, उनकी पेटेंट ये मतलब एक्सरसाइज का तरीक़ाकार है। उससे बड़ी आसानी हो गई क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो अब को जिम जाके 1 घंटा, तो और जबकि ये भी प्रूफ साबित हो चुका है कि जो लोग जो 15 मील 20 मील किलोमीटर दौड़ रहे होते हैं, वो ज़िंदगी को घटाता है, वो आपके लंग्स को श्रिंक करता है, आपके हार्ट को श्रिंक करता है, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है, और प्लस आपके जॉइंट्स को ख़त्म करता है। इसलिए ये साबित हो चुका है कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी। अब देखिए, अल्लाह ताला ने बनाया था इंसान को, जब गारों में था, वो निकला, उसने शिकार देखा, तेज़ी से लिया, बर्छी लेके, और उसने शिकार को पकड़ लिया, मार लिया, ठीक है, फिर शिकार छुप गया या भाग गया, वो भी छुप गया। तो आप देखिए, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी। किसी जगह अल्लाह ने डिज़ाइन नहीं किया था कि एक इंसान 25 मील तक भागता चला जाए। हमारा सिस्टम डिज़ाइन नहीं इस तरह से, हमारी डिज़ाइन है शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी के लिए, और फिर आप नॉर्मल हो गए। तो एक्सरसाइज उसी किस्म की एक्सरसाइज अब साबित हो गया है। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे जिम में जाके डम्बलिंग कर रहे हैं, और फिर वो क्या होता है कि फिर जब वो छोड़ते हैं
तो वो दोबारा पुट ऑन कर लेते Exactly. हैं और उससे दुगना पुट ऑन करते हैं जब उन्होंने स्टार्ट किए भी बिल्कुल होती है। बिल्कुल, उनका वजन भी बढ़ चुका उनका होता है वजन भी बढ़ और चुका प्लस होता मैंने है। देखा आगे चल के उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, बिल्कुल आपने सही उनको कहा। और दूसरे मसाले ऐसे आते हैं। बहुत से बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपने आप को स्लिम करने के लिए जिम जाना शुरू किया, फिर वहाँ पे उन्होंने वेट लिफ्टिंग वगैरह शुरू कर दी और उससे उनको जब उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं कर पाए तो उनका जिस्म जो है वो मजीद डबल हो गया। एग्जैक्टली। और वो फिर मैंने देखा है कि उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, एक्सरसाइज इस तरह की हो जो कुदरती अंदाज जैसे से, स्विमिंग है, जैसे स्विमिंग हो गया, सबसे बेस्ट स्विमिंग है। हाँ फिर वॉक है, आप कह बिल्कुल, रहे हैं। स्विमिंग इस लिहाज से अच्छा है कि उस पर जोड़ों पर आप इम्पैक्ट नहीं आता है। तो बिल्कुल। जिनको जोड़ों की तकलीफ है या वो मतलब आपके आ, जोड़ों पे कहीं पे भी हाथ में या जॉइंट में, उनके लिए स्विमिंग बेस्ट है क्योंकि वो आपको बिल्कुल। पानी आपको बिल्कुल, सपोर्ट दे रहा है वो। या ब्रेस्ट वॉक आप कह रहे हैं। ब्रिस्क वॉक है उनके लिए, जगह वॉक कर सकते हैं तो उनके लिए जो brisk walk है। और जो वॉक नहीं कर सकते, जो वॉक नहीं कर सकते उनके लिए घर में स्टेशनरी बाइक, अगर स्टेशनरी बाइक पे चला सकते हैं, ठीक है। वो नहीं तो इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल होता है जैसे कि वो सीढ़ी की तरह है, आप उस पर चढ़ें, एक ही जगह पर चढ़े उतरें अच्छा। आप उस पर, या घर में सीढ़ियाँ अगर हैं तो उस पर चढ़ना उतरना। अच्छा। इस सिस्टम का ये है कि इसको मैं मज़ीद, अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं एक्सप्लेन करता है कि ये पेस को किस तरह करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। ये आपके समझिए कि पहले आपके 30 सेकंड ज़रा तेज़ चले आप और 60 सेकंड बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा। फिर दूसरे 30 सेकंड, पहले वाले 30 सेकंड से और ज़्यादा तेज़ चलेंगे आप। ओह अच्छा, नहीं आप उसको बढ़ाते जाएंगे और फिर अगला 60 सेकंड जो होगा फिर स्लो। तो ये इसको कहते हैं प्रोग्रेसिवली एक्सेलरेटिंग। अच्छा। प्रोग्रेसिवली आप बढ़ा रहे हैं। कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो हार्ट, पल्मोनरी लंग्स। प्रोग्रेसिवली एक्सेलरेटिंग कार्डियो पल्मोनरी एक्सर्शन आप डालें उस पर। तो उसके बाद तीसरा जो होगा, जो 90 सेकंड का पैकेज, उसमें 30 सेकंड, उन पहले 30 सेकंड और ज़्यादा तेज चलना है, फिर 60 सेकंड आस्ते। बज़ाहिर तो वो आदमी पागल नजर आएगा जो रोड पे इस तरह जा रहा है, चलता, लोग कहेंगे यार तेज चलता है, फिर स्लो आता है, तेज चलता है। लेकिन यहाँ लोग, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल है क्योंकि इस तरह हमें बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है। इंसान को कोई नहीं मतलब तकलीफ भी नहीं पहुंचे और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट को चेंज भी कर सकता है। लंग कैपेसिटी बढ़ती है, लंग कैपेसिटी, और लंग कैपेसिटी ये भी साबित हुआ कि लंग कैपेसिटी से डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी का यानी कि आप कितनी उम्र बचेंगे, आपके लाइफ के स्पैन जो है वो बढ़ लाइफ जाता स्पैन के लंग कैपेसिटी से डायरेक्ट ताल्लुक है। उसको वीओ मैक्स कहते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। तो आपके कहने का मतलब ये है कि नेचुरोपैथी सिर्फ सप्लीमेंट्स का नाम नहीं है जी, बल्कि एक ज़िंदगी, अपने लाइफ स्टाइल को मुकम्मल तौर पे चेंज करने का नाम है, जिसमें दवाएं भी ले सकते हैं, आप अपनी बीमारियों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरी दवाएं खा रहे हैं तो उनको स्विच करके आप नेचुरोपैथी पे आ सकते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि अक्सर ये सवाल उठ जाता है कि भाई डॉक्टर के इलाज में आप हैं, फिजिशियन के इलाज में। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हेजिटेशन करते हैं ना कि भाई हम तो ये दवा खा रहे हैं और अगर हमने ये दवा छोड़ी तो कहीं इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए मैं, अगर देखा जाए तो लीगली मैं आना चाह रहा हूँ, कानूनी तौर पे, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि मतलब उन दवाइयों से ये मुझे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए ये ऑल्टरनेट मुझे गाइड किया गया, बताया गया। और आप यहाँ पे नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनको एनडी कहते हैं, और वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास डिग्री है, उनके पास आप जाएँ, उनको बताएं कि मेरी ये कैफियत है मेरी और मुझे ये दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, इसके ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं, आपके पास क्या पैकेज है। तो वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर आपको पूरा पैकेज देगा और बताएगा कि आप इसको ये अगर ये हम वो ले रहे हैं ब्लड थिनर, तो मैं नाम नहीं लूँगा उन ब्लड थिनर्स का, लेकिन वो ब्लड थिनर जो आप ले रहे हैं उसके ये नुकसान है कि वो पेट की आपके पेट की लाइनिंग में माइक्रोस्कोपिक परफोरेशन छलनी कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता आप एनीमिक हो जाएंगे, ब्लड आपका लूज होता रहेगा। आप उसकी जगह ये वाला लें सप्लीमेंट नेचुरल, जो न सिर्फ आपका ब्लड थिन करेगा, जैसे मैंने देखा कि यहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और इसके लिए कभी आपको इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं और बड़ी हैवी डोज की टैबलेट्स वगैरह खानी पड़ती, तो क्या इसका इलाज भी होम्योपैथिक D3 भी ज़किया साहब, बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने ये इस सप्लीमेंट का नाम ले लिया आपने। और मैं नाजरीन से भी मैं अपने दिल की गहराइयों से मुखातिब हूँ कि D3 को बहुत सीरियसली लें। मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, ये कनाडा में तो खास तौर पर D3 जो है, जो अक्सर हमें मालूम नहीं है सर्द ममालिक कि D3 बनता है कुदरती तौर पे अल्ट्रावायलेट बी शुआएँ जो सूरज से आती हैं, जब हमारी स्किन को हिट करती हैं, अंदर दाखिल होती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल से उनकी मुलाकात होती है, तब विटामिन D3 बनता है।
अच्छा, अब इससे अंदाजा लगा ली कोलेस्ट्रॉल की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल समझ गए। उससे भी हमें रखना ज़रूरी है। और सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी, मैंने वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक चार्ट बनाया है पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए, और वो एक डॉक्टर मरकोला हैं, जोसेफ मरकोला, मशहूर नेचुरोपैथ हैं, उन्होंने वो नेवी के चार्ट हासिल किया। मैंने उस चार्ट को खुद देखा, मैंने उनसे वो चार्ट से मैंने रिक्वेस्ट किया। उस चार्ट के मुताबिक पूरे नॉर्थ अमेरिका में किस वक्त और किस महीने में, किन महीनों में अल्ट्रावायलेट बी आ रहा है, और वही बनाता है सिर्फ D3। आपको यकीन आएगा कि इस इलाके में जहाँ हम रह रहे हैं GTA में, दिन के 11:30 से दिन के 1:30 बजे तक, सुबह 11:30 से दिन के 1:30 बजे तक सिर्फ जुलाई और अगस्त में अल्ट्रावायलेट बी आता है बस। और हमें 40% बॉडी को अपना एक्सपोज करके उस पीरियड में बाहर बैठना है या बाहर काम करना है, ताकि वो सनलाइट अल्ट्रावायलेट भी दाखिल हो और हमारा इनफ D3 बन सके। आधे घंटे में तकरीबन 20,000 इंटरनेशनल यूनिट D3 बनेगा। अब बताइए कौन किसको याद रहेगा? किसको याद रहेगा? इसलिए नतीजा ये कि बेपनाह कमी है। मैंने जितने ब्लड रिपोर्ट देखे हैं, खवातीन का बहुत बुरा हाल है, खवातीन तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। और D3 विटामिन जो है 17 किस्म के, तो इसमें नेचुरोपैथी में इसका इलाज है, बेहतरीन है, क्योंकि D3 जो है नेचुरल D3 आपको पता कहाँ से आता है? जो सबसे बेहतरीन D3, सबसे पावरफुल और एब्जॉर्बेबल, भेड़ की ऊन से, जब जिंदा भेड़ है उसके ऊन निकालते हैं ऊन बनाने के लिए, तो उसके ऊन के जड़ों में D3 का ऑयल लाइलोनिल होता है एक ऑयल, उसमें D3 पाया जाता है, वहाँ से D3 निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल जो सबसे कामयाब तरीन जो है D3, वैसे तो सिंथेटिक भी है, तो वो D3 विटामिन 18 किस्म के कैंसर से बचाता है। जितने लोगों को कैंसर हुआ, उनका जब D3 लेवल टेस्ट किया गया, मेरा एक दोस्त अभी कोलोन कैंसर D3 बहुत लो था, प्रोस्टेट कैंसर D3 बिल्कुल, तो वो उसका एक लेवल है जो तकरीबन D3 की डिफिशियंसी इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है कई तरह से। D3 तकरीबन हमारे जिस्म में 3000 जेनेटिक जीन एक्सप्रेशन में काम कर रहा है, 3000 मामलात में इन्वॉल्व है D3। आप सोचिए कि किस कदर इंपॉर्टेंट है। तो नुसरत साहब, आप हमारे नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे? नेचुरोपैथी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम बहनों से, भाइयों से, अब तो बच्चे छोटे बेटियों से यही पैगाम है मेरा कि अवेयरनेस, प्लीज़ आप अवेयर होना शुरू हो जाएं अपने एनवायरनमेंट से, अपनी ग़िज़ा से, अपने आसपास से, कि आपके जिस्म में किस तरह के टॉक्सिन्स दाखिल हो रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपका बॉडीगार्ड सोने को जा रहा है, आपका बॉडीगार्ड हर्ट है, ज़ख्मी है, वो आपको टेक केयर नहीं कर पा रहा है। आप ये अवेयरनेस जागें, आप देखें प्लीज़ कि आप ग़िज़ा कैसी ले रहे हैं। आप जब बाहर जाते हैं, तो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आप कहें कि भाई आप मेक श्योर करो कि MSG तो इसमें नहीं है, और मैंने किया इस तरह से, और उन्होंने बता दिया कि इसमें MSG इसमें नहीं है, तो मैंने वो वाली ग़िज़ा नहीं ऑर्डर किया, वो वाला फूड ऑर्डर नहीं किया जिसमें MSG था। तो ये करें प्लीज़, और अपने लाइफस्टाइल को देखें, नींद पूरी लेने की कोशिश करें, नींद जितनी चाहिए वो लें, जो टॉक्सिन्स के और ज़राए हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। जो मैंने लाइफस्टाइल में बात की थी, लाइफस्टाइल में तो वो छोटा एक्सरसाइज मैंने बताया थोड़ा सा, लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नेगेटिविटी, क्योंकि इस इंटीग्रेटिव हीलिंग में जो इमोशनल साइड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव बातों से, नेगेटिव ख़बरों से, जहाँ पर मनफी किस्म की बातें हों, वहाँ से दूर रहें, और जहाँ ऐसा माहौल हो वहाँ से उस माजरत करके वहाँ से हट जाएं। आप पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, खुशियों की बातें, काम की बातें करें, हंसने बोलने की बातें करें, लेकिन वैसे माहौल से दूर रहें। बिल्कुल। सर सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें इतनी वक्त दिया और इतनी मालूमात फराहम की जो हमारे माशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए बेइंतहा अहम है। नाज़रीन, सैयद साहब से इतनी दिलचस्प गुफ्तगू रही कि टाइम कम है, हम इनको इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर ज़हमत देंगे, चूँकि ये चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए, अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, और हमें अपने आप को किस तरह लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्या ग़िज़ा खानी है, और हम शुमाली अमेरिका में रहते हुए, एक ठंडे मुल्क में रहते हुए अपने आप को मुख्तलिफ़ चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले मंगल को मुलाकात होगी। आप ये प्रोग्राम हर मंगल को शाम 7 बजे देख सकते हैं। ये प्रोग्राम रिपीट होगा बुध की दोपहर 1 बजे, इतवार की दोपहर 1 बजे, और आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं toronto360.tv। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।